जिस बेदर्दी से उस बला ने मुख्तियार के सर और धड़ को अलग करके फेंक दिया था और फौरी तौर पे उसने शैज़ल को अपने हाथ में पकड़ लिया था, तभी शैज़ल की आंखें खौफ से खुद ब खुद बंद हो गईं, क्योंकि वो जानता था कि अब अगला नंबर मेरा है। इसी तरह अब दूसरा हाथ वो मेरे नीचे वाले वजूद पे रखेगा और मेरी भी गर्दन को मेरे धड़ से अलग कर देगा। लेकिन वो कई दफ़ा इन वीरान रास्तों से गुजरा था, कभी डरा नहीं था, कभी उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। ये पहली दफ़ा था कि आज जब वो मूवी देखने के लिए जाने ही लगे थे तो मुख्तियार वहीं से ही डरना शुरू हो गया था, जब दिन की रोशनी थी और उसको समझाता आ रहा था कि यार, जब भी इस तरह की बातें करोगे ना तो याद रखना ये मखलूक भी तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। मैं कब से अकेला आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ। तुम अभी रात तो दूर की बात है, दिन को ऐसी बातें कर रहे हो। जब ऐसी बातें करोगे तो ये चीजें आ जाएगी, ऐसी बातें मत करो। और जब वो रात को वापस आ रहे थे और उसने फिर से वही हख्तर हरकत की थी, मुख्तियार ने आते ही फिर से ऐसी बातें शुरू कर दी, लेकिन वो गुनगुनाता हुआ आ रहा था। वो तो उस मूवी के उस शहर से निकल ही नहीं सका था। लेकिन मुख्तियार मुसलसल उसको अलर्ट करता आया। हालात इस वक्त यहां पहुंच चुके थे, वो उसी बला के हाथ में था और अब उसकी बारी थी कि उसने हिम्मत की, अपनी बंद आंखों को एक दफा खोल दिया और उसने देखा वो बला जिसका थोड़ी देर पहले कोई चेहरा नहीं था, जिसकी आंखें थीं जो बर्फ की तरह सफ़ेद थीं, जिसके कान बहुत बड़े बड़े से थे, अब वो बला अपने पर फैला चुकी है। जो पहले पर उसने पीछे समेटे हुए थे चिमगादड़ की तरह, अब वो उसके पर फैल चुके हैं और वहीं पे खड़े खड़े एक दफ़ा उसने पर मारा है और वो ज़मीन से उठना शुरू हो गई है बला, और वो परिंदा नुमा चीज़ उठती हुई ऊपर ऐसे आ गई है। अब वो फ़ज़ा में खड़ी थी और उसके हाथ में शैज़ल था। तभी उसने देखा वो जो उसका चेहरा, जिसके नीचे ना नाक था ना मुंह था, खुद ब खुद एक मुंह जाहिर हुआ जहां पे पहले कोई भी मुंह नहीं था। उसने देखा जो उसकी थोड़ी थी आगे की तरफ निकली हुई थी, चूंच नहीं थी, गोल सी थोड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे मुंह अंदर की तरफ डेंट पड़ जाता है, ऐसे अंदर की तरफ घुसा हुआ था और उसकी थोड़ी आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा निकली हुई थी। उसने देखा वो थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो गई और वहीं पर उसका मुंह जाहिर हो गया। और जैसे ही उसका मुंह जाहिर हुआ तो उसी वक्त उसने हिम्मत करके एक जुमला बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं सारी जिंदगी इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। मैं पहले भी गुजरता था लेकिन मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता मैं कभी भी इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। मुझे छोड़ दो। कि उसी लम्हे वो जो उसका मुंह से जाहिर हुआ था, उस मुंह में से एक आवाज आई, तुम्हें छोड़ दूं? क्यों? और उसी वक्त शहज़ल को हैरत सी हुई कि जिसको वो जानवर समझ रहा था, जिसके बड़े बड़े पर थे और हवा में खड़ा हुआ था, उसने सिर्फ पर हिला नहीं रहा था, पर खोले हुए थे और हवा में आके रुक गया था और वो बिल्कुल इंसानी जुबान की तरह बोला था। और जैसे ही उसने मुंह खोला तो उसकी एक जुबान ऐसे निकली जैसे सांप की तरह जुबान आती है, लहरा के बाहर चली, लहराती और अंदर चली जाती है, ऐसी ही जुबान थी। तभी शहज़ल को हिम्मत हुई कि जैसे वो तो इंसानी जबान को भी समझ सकता है, मैं इससे बोल सकता हूं। तभी वो दोबारा गिड़गिड़ाया, प्लीज मुझ पे रहम करो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इस जंगल में से भी गुजरते हुए, इन खंडरात से गुजरते हुए मुझे पता होता मैं कभी भी यहां से ना गुजरता। मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं मैं कभी नहीं आऊंगा। तो उसी वक्त उसी अजीबो गरीब मखलूक ने अपने चेहरे को और अपने हाथ के करीब किया और बिल्कुल उसकी अपनी आंखों के करीब ले आया और हल्की सी सरगोशी में वो बला टाइप चीज बोली, वादा करते हो? अगर तुम्हें छोड़ दूं तो वादा करो फिर नहीं आओगे। वो क्लियर सरगोशी उसको सुनाई दी। उसने कहा, हाँ हाँ मैं वादा करता हूं मैं कभी नहीं आऊंगा। अब एक जीने की उम्मीद बच गई थी, वो उसको छोड़ने को तैयार थी वो बला। तो उससे दोबारा बोली, ठीक है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम किसी को मेरे बारे में बताओगे? उसने गर्दन हिलाई शहज़ल ने कि नहीं,
उसने कहा फिर मुझसे वादा करो कि तुम जिंदगी भर मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। अगर तुमने कभी भी मेरे बारे में किसी को बताया तो वो लम्हा, वो टाइम तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा, मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। खेलनी है मेरे साथ ये गेम। शहज़ल को लगा ये कैसी ऑफर है, ये गेम की बात वो कर रहा है, बलानुमा चीज, और मुझे तो अपनी जान बचानी है, और अगर मैं पूरी जिंदगी किसी के बारे में किसी को ना बताऊं तो क्या होगा, मेरी जान बच जाएगी। उसने कहा हाँ, मैं दिल से वादा करता हूं, और अगर मैं वादा तोड़ूं तो बेशक तुम मुझे मार देना, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो उसने कहका सा लगाया, और ऐसा कहका था कि जंगल पूरा हिलना शुरू हो गया, जैसे जंगल के अंदर जलजला आ गया हो, पूरा जंगल के अंदर तूफान सा आ गया हो, ऐसा जोरदार उस बला का कहका था। उसने कहा ठीक है, फिर आज से टाइम शुरू, जिस दिन तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो समझो तुमने वादा खिलाफी की, और उसी वक्त मैं तुम्हें मार दूंगा, और जब तक तुम नहीं बताओगे तुम जिंदा रहोगे। अब भागो और पीछे मुड़ के मत देखना, और अपने वादे को निभाना, जाओ। उसने अपना वही हाथ नीचे की तरफ किया, और एक दफा फिर पर मारे उसका वजूद नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गया। जो ऊपर फजा में खड़ा हुआ था नीचे उतरता हुआ आया, उसने उसके उठा के फेंक सा दिया। मतलब इतनी चोट नहीं लगी कि वो उठ ना सकता, लेकिन शहज़ल बकायदा गिरा था, उसने उसको फेंका था। वो उठ के खड़ा हुआ, और उसके बाद उसने दौड़ लगा दी। भागते हुए कितनी झाड़ियां या क्या कुछ उसको लग रहा था कि जाते जाते वो मुंह के बल गिरा। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो जल्दी से उठ के खड़ा हुआ, फिर से भागना शुरू हो गया, और भागते भागते फिर से एक जगह पे गिरा। अंधेरा, रात का टाइम, और भागना उसके लिए मुश्किल था। वो तीसरी दफा गिर के फिर से खड़ा हुआ, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। भागते भागते उन खंडरात से, उन जंगलों से दूर भाग गया। अब इतना वो दौड़ चुका था, शायद जिंदगी में वो कभी इतना नहीं दौड़ा था। अगर वो नौजवान ना होता, उसकी जगह पे कोई और होता, तो शायद उसको दिल का दौरा पड़ चुका होता खौफ से, और इतना तेज और इतना दूर भागने से। लेकिन वो भागता रहा, और भागते 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 जब एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे उसको एक सड़क सी नजर आई। वो अपने गांव की सिमत की तरफ नहीं आया था, वो भागते हुए पता नहीं किस सिमत आ गया था कि उसको एक सड़क सी नजर आई, और उसको इतना सांस चढ़ चुका था, प्यास से उसका बुरी हालत थी। अब उसको सांस नहीं आ रही थी, मजीद वो दौड़ नहीं सकता था, लेकिन उस बला का खौफ उसके अंदर इतना था कि वो जैसे उस सड़क पे गिरा, वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सबसे पहले आंख खोल के कि उसके ऊपर एक छत है, और छत को वो घूरना शुरू हो गया कि छत के अंदाज से लगता था कि ये किसी गांव के, उसके घर की या किसी और के घर की छत नहीं है। ये एक ऐसी छत बनी हुई है जिसके ऊपर ऐसे नक्शो निगार बने हुए हैं जैसे कोई रईस ज़ादे या बादशाह या कोई अमीर कबीर अपने लिए ऐसी छत बनवा सकता था, क्योंकि उससे पहले किसी अमीर ज़ादे का, किसी बादशाह का, नवाब का उसने घर तो नहीं देखा था। लेकिन छत को तो देख के अंदाज़ा हो गया कि ये किसी गरीब की नहीं, किसी अमीर कबीर शख्स की छत है। और उसने इस तरह छत को देखते देखते नीचे की तरफ देखना शुरू किया, तो उसको पता लगा वो एक बेहतरीन बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, और एक बड़ा सा कमरा जिसके पर्दे, जिसकी दरो दीवार, उस कमरे के अंदर बिछा हुआ फर्नीचर सब ऐसे था जैसे किसी अमीर कमरे के अंदर, अमीर फैमिली के घर में वो मौजूद हो। और चीजें जितनी भी थीं नई नहीं थीं, पुरानी थीं। लगता था पुरानी हो गई हैं, लेकिन नवाबी अंदाज की, बादशाहों के अंदाज की पुरानी चीजें थीं। और उसी वक्त उसने देखते देखते झटका लिया जब उसने अपने सामने एक औरत को बैठे हुए देखा, और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसको लगा कि वो उठ नहीं पाया। उसके माथे के ऊपर एक कपड़ा था जो भीगा हुआ रखा हुआ था। तभी वो औरत जो सामने बैठी थी वो उससे बोली, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, लेटे रहो, उठने की कोशिश मत करो। अब उसने पूरे कमरे का बगौर जायजा लिया कि वो किसी बेहतरीन जगह के अंदर मौजूद था, और खातून ने जो लिबास पहन रखा था उसको भी देख के लगता था कि है तो पुराने दौर का लिबास, लेकिन बेहतरीन एक लिबास था। औरत का एक रोब और दबदबा था। उसने जिस अंदाज से बाल बना रखे थे,
बूढ़ी एक औरत थी, लेकिन सफ़ेद सा उसका कलर था, लगता था किसी अमीर घराने की कोई अमीर ज़ादी है। वो उससे बोली, अब कैसा महसूस कर रहे हो? उसने कहा, मैं कहां हूं, ये कौन सी जगह है? तो औरत बोली, तुम्हें 3 दिन के बाद होश आया है। अब तुमने आंखें खोली हैं, तुम्हारा बुखार भी कुछ बेहतर है। तुम 3 दिन से बेहोश थे। मेरा नाम रोजीना है। ये मेरी इमारत है। इस घर में मेरे कुछ खादिम रहते हैं। मेरी बेटी महापारा रहती है। मैं नाम जो उन्होंने भेजे हैं जी, महापारा रहती है, और कुछ मुलाजिम रहते हैं। हम काफिले की सूरत में गुजर रहे थे। मेरे मुलाजिम मेरे साथ होते हैं। मैं बहुत कम बाहर जाती हूं, लेकिन आज किसी काम के सिलसिले में हमें जाना पड़ा, और रात को हम उस सड़क से जब गुजर रहे तो तुम्हें सड़क के ऊपर बेहोश पाया। तुम्हारे माथे पे हाथ लगाया तो तुम्हारा माथा बुखार से तप रहा था। तुम बेहोशी की हालत में थे, तुम्हारी सांस चल रही थी। मैंने अपने मुलाजमों से कहा, उन्होंने तुम्हें उठा लिया, और यूं हम तुम्हें लेके अपने इस घर में आ गए। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तो एक लम्हे में ही शहज़ल को वो सब कुछ याद आ गया, और वो वादा भी याद आ गया जो उस बला ने उससे किया था कि जिस दिन वादा तोड़ा उसी दिन तुम्हारी मौत है। तो वो एकदम से अजीब सा हो गया, और उसने कहा, मैं कौन हूं? मुझे कुछ याद नहीं। आप बता रही हैं कि मैं इतने दिनों तक बेहोश रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं। तो औरत बोली, ऐसा होता है जब इंसान किसी गहरे सदमे में हो, और जिस तरह रात के टाइम तुम वहां पे बेहोश पड़े थे, तुम्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा था। होता है इस तरह। घबराओ मत बच्चे, तुम आराम करो। मैं किसी मुलाजिम से कहती हूं वो तुम्हारे लिए सूप लेके आए। तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही होगी, तुम अभी आराम करो। वो खातून जो एक बेहतरीन लिबास पहने हुई थी, जो पुराने दौर के किसी बादशाहों की तरह का लिबास था, वो उठी और बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद एक मुलाजिम जिसने एक वर्दी बकायदा पहन रखी थी, सर पे एक बड़ी सी पगड़ी थी और ख़ास किस्म का एक लिबास पहना हुआ था, वो इस अंदाज में आया, हल्का सा आके झुका और बोला, आप ये सूप पी लीजिए। तभी उसको अंदाज़ा हो गया ये कोई बहुत ही रईस ख़ानदान है जिसके मुलाजमों ने भी लिबास पहन रखा है, और उसको सूप दे दिया गया। शहज़ल जैसे ही सूप पिया, वो एक लजीज किस्म का सूप था, उसने सूप पिया, और मुलाजिम जो कुछ देर खड़ा रहा बोला, आपको कोई और चीज़ भी चाहिए हो तो आप मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं आपके लिए ले आऊँगा। अभी मुझे बताया गया कि सिर्फ आपको सूप देना है, तो मैं आपके लिए सिर्फ सूप लेके आया हूँ। और फिर से वो हल्का सा झुक के वापस चला गया। अब वो कमरे में अकेला था और वो सोच रहा था कि मैं इनके घर में तो पहुंच गया हूं, लेकिन मेरा गांव और मेरे गांव का वो लड़का मुख्तियार जिसकी गर्दन तोड़ के उसने फेंक दी थी, मैं कैसे गांव जाऊं? अगर गांव वापस जाऊंगा तो गांव वाले पूछेंगे कि तू ही खराब है, तुझे भी कई दफ़ा मना किया था, तो फिर हमारे बेटे को लेके चला गया और तूने हमारे बेटे को जाके वहाँ पर मरवा दिया। हमारा बेटा तेरे साथ गया था, बता कहाँ है हमारा बेटा? मैं क्या बताऊँगा कि कहाँ है? और अगर वहां बताता हूं तो मेरी कहानी का तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि कैसे एक भला आई, कैसे मैंने उससे वादा लिया और भाग के वापस आ गया हूं। मैं ये कहानी सुनाऊंगा, कौन मेरी गांव वाला ये कहानी पे यकीन करेगा? मेरी कहानी पे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। वो तो वैसे ही मुझे आवारा और बदचलन समझते हैं, और ऊपर से वो मुख्तियार की मौत का इल्जाम भी मेरे ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में मुझे फिलहाल अभी पनाह की जगह चाहिए, और ये दूर कोई जगह है। पनाह के लिए मेरे ख्याल में मुझे यहीं पे छुपना चाहिए और यहीं पे ही रहना चाहिए। मेरे लिए यही बेहतर है। वो इन्हीं सोचों में गुम था। आहिस्ता आहिस्ता सूप गरम गरम पीते पीते खत्म हो चुका था कि दरवाजा खुला, और जैसे ही दरवाजा खुला एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उस लड़की ने सफेद लिबास पहन रखा था, जैसे
कोई ख्वाबगाह में सोने के लिए जाता है तो उसके ऊपर लिबास पहन रखा होता है, ऐसा ही एक लिबास था। शायद वो सोने के लिए जाने लगी थी और उसके ऊपर एक गाउन सा बड़ा सा उसने पहन लिया था। वो आई और बोली, अब कैसी तबीयत है? और जैसे ही उसने उसको देखा तो वो देखता ही रह गया। वो इतनी हसीनो जमील लड़की थी, इतनी हसीनो जमील लड़की थी कि उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो एकदम से उसको देखता ही रहा और बोला, मैं ठीक हूं, काफी बेहतर हूं। आप कौन हैं? तो वो बोली, मेरा नाम महापारा है। मेरी अम्मी ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। मैं भी आपकी खैरियत पूछने आई थी क्योंकि आप मुसलसल बेहोश थे। मैं और अम्मी आपकी देखभाल करते रहे हैं। जब आप होश में आए हैं तो अम्मी आपके पास बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे आके बताया है कि वो लड़का जिसका नाम शैजल है वो होश में आ चुका है और मैं भी तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आ गई हूं। बेहतर है तुम अब होश में आ गए हो। मुझे खुशी हुई। उसके चेहरों पे एक मुस्कुराहट फैल गई। कितने अच्छे लोग हैं, कितने मेहरबान लोग हैं और कैसी हसीन और जमी लड़की है। वो देख के दंग रह गया और उस लड़की ने उसको मुस्कुराते हुए कहा, अभी आप सो जाइए, सुबह आपसे मुलाकात होती है। उसने कुछ ऐसे मुंह खोला बात करने के लिए तो लड़की मुस्कुरा के बोली, बहुत टाइम है बातें करने के लिए, अभी आप रेस्ट कीजिए। हम माँ बेटी इसी घर में होती हैं। हमारा एक भाई था जो इस दुनिया से चला गया, लड़ाई की जद में चला गया, मारा गया। अब हम मुलाजमों के साथ रहती हैं। तुम्हारे साथ वक्त अच्छा बीतेगा, परेशान मत हो, अभी रेस्ट करो, फिर बात करेंगे। वो कह के चली गई। वो फैसला कर चुका था, ऐसी हसीनो जमील लड़की की गुर्बत में अगर मैं रहूंगा, मेरे तो लगता है कोई तोहफा ही मिल गया है, ऐसा घर। लेकिन मैं क्या, कैसे रहूंगा? तो मैं कल जो इसकी माँ है महापारा की, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रोजीना से, कि आप मुझे यहाँ पे मुलाजमा दे दें। जहाँ पे आपके पास इतने मुलाजिम हैं तो वहाँ मैं भी एक मुलाजिम हो जाऊँगा, तो उसमें क्या हर्ज होगा? सिर्फ यही होगा कि मैं भी आपके साथ रहता रहूँगा। उजरत आप मुझे दे दीजिएगा। मुझे कम अज़ कम इस बहाने ऐसी हसीनो जमील परी, जैसे कोहकाफ से कोई परी हो, उसके साथ बोलने बैठने का कम अज़ कम मौका तो मुयस्सर रहेगा। वो बेइंतहा खुश था। रात जैसे कैसे वो सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसके अंदर काफ़ी हिम्मत आई थी। अब उसकी कमजोरी भी दूर हो चुकी थी और वो बेहतर हालत में था। मुलाजिम ने आके कहा कि आपका इंतजार हो रहा है। वो एक गांव का रहने वाला लड़का चलता हुआ अब जब उस जगह पे पहुंचा जहां पे एक टेबल लगी हुई थी, टेबल की एक तरफ रोजीना और एक तरफ उसकी बेटी महापारा और कई और कुर्सियां भी पड़ी थी जो खाली थी, और एक कुर्सी की तरफ उसे इशारा किया गया और वो बिल्कुल सामने, यानी रोजीना जिस तरफ बैठी थी, रोजीना के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गया। मुलाजिम, दो मुलाजिम हाथ बांध के पीछे खड़े थे, इस अंदाज में जैसे इनको किसी चीज की जरूरत हो तो वो इनको दे दें। और तभी उसने उस कमरे का जायजा लिया। यकीनन वो सही पहुंचा था। ये कोई बहुत ही अमीर कबीर लोग थे। पुराना लिबास, पुराना घर हो गया था। नक्शो नगार नए नहीं थे, पुराने थे, जिससे लगता था हाँ ये जो भी हवेली है, किला है, जो भी है, काफी पुरानी हो गई है, लेकिन ये कोई नवाब ही हैं। तो उसने सामने बैठते ही नाश्ता जैसे शुरू किया तो वो बोला, मुझे आपसे बात करनी है। रोजीना बोली, हाँ बोलो। वो बोला, मुझे नहीं पता मैं आगे कहाँ जाना है। माँ बाप बचपन में फौत हो गए, कोई याद नहीं कौन सा गांव है, कहाँ रहता हूँ। जहाँ रात होती है सो जाता हूँ और आगे चल पड़ता हूँ। पिछला कुछ भी याद नहीं है, कोई नहीं है। आप लोगों ने मेहरबानी की, उठा के इस घर में ले आए, ख्याल रखा, मेरी जिंदगी बचा ली। मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा आपका। लेकिन आपसे कुछ कहना है। वो बोली, हाँ बोलो। मैंने कहा, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है और कहीं ठिकाना भी नहीं है, तो अगर मुझे यहाँ पे मुलाजमत मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो मैं यहाँ पे सुकून से रहने को छत मिल जाएगी और पेट भरने को खाना, और जो भी आप उजरत दे देंगे मुझे मंजूर होगी। कोई ख़ास उजरत भी नहीं चाहिए। रोजीना बेली, मेरे पास मुलाजिम तो काफ़ी हैं, मुलाजमत के लिए तो मेरे पास जगह नहीं है।
ऑलरेडी बहुत मुलाजिम हैं। हाँ, ये एक पुरानी सी हमारी हवेली है जहां पे हम माँ बेटी वहां पे रहती हैं। मेरा एक बेटा था जिसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वो खानदानी दुश्मनी के अंदर मारा गया। शौहर पहले ही एक दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके थे और बेटा भी मारा गया। उस रात जब तुम हमें रास्ते में पड़े मिले और हम तुम्हें उठाकर ले आए, तुम बुखार में थे, और जब घर आके तुम्हारा चेहरा देखा तो मेरा बिल्कुल बेटा मेरी आंखों के सामने था। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे बेटे की तरह था। मैं रोना आ गया। काश मेरा बेटा जिंदा होता, तुम्हारी तरह होता। और मैंने तुम्हारी देखभाल शुरू कर दी। आज तुम बता रहे हो तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा गांव घर माँ बाप कुछ नहीं है, तो तुम्हें किसी नौकरी की जरूरत नहीं, तुम इस घर में रह सकते हो मेरा बेटा बन के। मेरा बेटा कोई नहीं है, तुम्हारे भी माँ बाप नहीं है, गांव नहीं है, तो मेरा बेटा नहीं है। आज से तुम मेरे बेटे हो, तुम सुकून से इस घर में रह सकते हो, तुम्हें किसी चीज की कोई तंगी नहीं होगी। तभी उसने महापारा की तरफ देखा जो नाश्ता करते हुए उसकी तरफ देख रही थी और ऐसे मुस्कुराई थी जैसे वो भी यही चाहती थी कि ये नौजवान इसी घर में रहे। और वो मुस्कुरा के नाश्ता करने लगी और उसको अपने कानों पे यकीन ना आया कि मैं इस घर का बेटा बन चुका हूं। अब क्या मैं इस घर में रहूंगा और मेरा और महापारा का साथ होगा, जो मैं मुलाजमत करके नौकर भर के महापारा के साथ वक्त गुजारना चाहता था। अब मैं जब मुंह बेला बेटा बन गया हूं, फिर तो मेरी और महापारा की कुर्बत बहुत ज्यादा होगी।